Hello, good morning, friends, and very welcome to our this YouTube channel Only Success. Today, on Sunday, 9th of January, we will discuss the Hindu newspaper and editorial along with important vocabulary of English. तो आज हम लोग शुरू करते हैं और आप पूरा वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो भी होगी इससे रिलेटेड टोटल 5 इम्पॉर्टेंट जो हेडलाइंस में वोकेबलरी यूज़ होती है और जो भी होता है लास्ट में हम लोग वो वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर इसमें आपको पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपना व्यूज़ ज़रूर दीजिए कि आपको इसमें क्या इम्प्रूव करने का लग रहा है, आपको और क्या चाहते हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पोल इन 5 स्टेट्स। अच्छा, पहले मैं बता दूं आज का न्यूज़पेपर 2 चीज़ों से पूरा भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा। एक तो कल इलेक्शन कमीशन ने 5 स्टेट्स के लिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जीक्यूट कर दिया है उससे सारी न्यूज़ है और उसके अलावा जो ओमिक्रॉन वायरस है उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ है। तो हम लोग एक एक करके जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, नॉन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग टच नहीं करेंगे, उसमें टाइम आप लोगों का भी वेस्ट होगा और जितनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप लोगों से मिस नहीं होगी, आई एश्योर यू फॉर दैट। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहली जो न्यूज़ है जहाँ पे नोट डाउन करने वाली न्यूज़ होगी वो मैं बता दूंगा और आप लोग बस पेन पेपर लेके बैठ जाइए कि जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा कि फैक्चुअल डिटेल्स है आपको नोट करना चाहिए वो मैं बता दूंगा आपको। और इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं कि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीज़ें आप लोगों को सब देखना है, वो आप देखते जाइए। पहली न्यूज़ है पोल्स इन 5 स्टेट्स फ्रॉम February 10 to 7 मार्च। वही बात है, इलेक्शन कमीशन ने कल 5 स्टेट्स में पोल्स का डिक्लेरेशन किया है, डेट्स किया है। अब इसमें कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें इलेक्शन डिक्लेयर किया गया है, वो पहला तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा उत्तराखंड है, ये आप लोग पहली लाइन में ही जो देख रहे हैं वो यही है, तीसरा गोवा है, मणिपुर है, मिजोरम है। ये जितने भी 5 स्टेट्स हैं ये है, ये 10 फेब से लेके मार्च ऑफ 7 तक सभी में इलेक्शंस हैं। इन 5 स्टेट्स के जितने भी इलेक्शंस हैं इसमें ऑलमोस्ट 690 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन होने हैं, ठीक है। तो ये एक नॉलेज के लिए है, इसमें आपको बस जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है आपकी न्यूज़। चीफ इलेक्शन कमीशन हमारे कमिश्नर कौन है इस समय? सुशील चंद्रा। इस जब तक इलेक्शन रहेगा आप लोग इनका नाम बार बार सुनते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बहुत पब्लिक डिबेट ये चल रही है कि इसको हम लोग कर सकते हैं, पोस्टपोन क्यों नहीं कर सकते हैं, पोस्टपोन कर देना चाहिए कोरोना की वजह से। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, बट सबका एक कंसेंसस ये बना कि नहीं, इलेक्शन टाइम पे ही होने चाहिए, तो इसीलिए डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। अच्छा, एक और बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो आर्टिकल 172(1), ये आप लोग जो देख रहे हैं ये चीज़, तो आर्टिकल 172(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मतलब इसमें ये बोला गया है कि इसमें कोई भी असेंबली इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल में कंडक्ट कराने हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन्ड होते हैं तो ये सिटीजन्स का जो वोटिंग राइट है उसके अगेंस्ट होगा, उसको वायलेशन होगा। तो इसलिए ये इलेक्शन टाइम पे होना है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत स्टेट असेंबली इलेक्शंस 5 साल में कंडक्ट कराने होते हैं, तो 172(1), ठीक है। बस इतना ही है, बाकी गाइडलाइन है, सबको फॉलो करना है और उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी है हम लोग उस पर आते हैं। हाँ, ये हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हम लोग पेज 7 पे। पेज 7 पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अगेन पहली न्यूज़ जो है वो पोल्स से रिलेटेड ही है, लेकिन अच्छा एक अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये आपके लिए याद नहीं करना है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये जो पंजाब में जो पीएम का सिक्योरिटी ब्रीच वाली जो न्यूज़ बहुत चल रही थी, उस समय जो डीजीपी थे
तो उनको रिप्लेस कर दिया गया। अब उनको रिप्लेस किया किसने है? वीरेश पावरा ने। अब इसमें पॉलिटिकल भले ही कोई कितना भी बनाए, बट अगर देखा जाए तो सीरियसली पीएम का जो सिक्योरिटी में ब्रीच तो हुआ ही है। अब इसको होम मिनिस्ट्री अपने हिसाब से टैकल करेगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने हिसाब से अपने डिफेंस में कुछ भी कहें वो उससे मायने नहीं रखता है। बट देखिए उनको रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पे। अब ये कितना भी चिल्लाते रहें कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक और न्यूज़ है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर ऑप्ट फॉर वीआरएस टू ज्वाइन बीजेपी इन यूपी। ये प्योर पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट ये अभी आप इस न्यूज़ को ध्यान में इसलिए भी रखिए क्योंकि अभी हो सकता है कि आपको 2 से 4 दिन में आर्टिकल एक ये मिल जाए। क्या मतलब जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्या उनको कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए, या वो अटेंडम अपने सर्विस में रहते हुए अचानक से छोड़ के किसी भी इन्फ्लुएंस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो जाके सीधा कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें वो। तो ये आपको मिल सकता है। आप देखिए ये न्यूज़ है, इलेक्शन आ रहे हैं, ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं 1994 बैच के। ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में ये थे। अब इन्होंने अचानक से वीआरएस ले लिया और ये इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो इसमें है, तो इसको बस जानकारी के लिए इनको याद नहीं रखना है, ये आपको ऐसे में काम आ जाएगा, मेंस आंसर में आपको लिखना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है, न्यू चैलेंजेस इमर्ज फॉर पार्टीज़। अब इसमें न्यू चैलेंजेस में क्या है? दे विल हैव टू बोस्टर वर्चुअल स्ट्रेटजी एज रोड शो एंड रैलीज आर नॉट अलाउड। अब इसमें क्या है देखिए, अब इसमें अगली न्यूज़ में क्या है कि आपने देखा होगा जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो उसके बाद में क्या हुआ है, सारी रैलीज़ में, सारे कैंपेन्स में इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक सारी रैलीज़ में रोक लगा दी है। अब रोक लगाने का मतलब तो ठीक है, लेकिन अब होगा क्या? अब भाई जितना जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो रूल्स होते हैं, रूल्स अभी कैसे एग्जीक्यूट किए जाएंगे? तो इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि एज इट इज़ जैसे नॉर्मली रूल्स होते थे फिज़िकली, वैसे ही सारे रूल्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सारे वर्चुअली भी वैसे ही सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। द रैली रूल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कन्वेंशनल कैंपेन वुड बी एप्लीकेबल टू वर्चुअल कैंपेन इवेंट्स। तो ये बोला है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि अब रैली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगी तो वो कुछ भी जिसके जो मन में आएगा वो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑल द रूल्स विल बी एप्लीकेबल इन वर्चुअल मोड ऑल्सो। अब इसके बाद में ये है कि ए टॉप इलेक्शन कमीशन ऑफिसर said a candidate have to open an account and submit their expenditure details for physical events. They should do the same for online rallies और events। मतलब उन्होंने ये बोला है, मोटा मोटा मैं आपको ये ब्रीफ कर दूं कि पहले क्या होता था कि इलेक्शन जब भी होता था एक अकाउंट ओपन किया जाता था सबका, लोकसभा इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हो, सभी के एक अकाउंट ओपन होता था, सबके एक्सपेंडिचर्स फिक्स हैं। जैसे कुछ दिन पहले अभी आया था छोटे स्टेट्स में, बड़े स्टेट्स में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के जो एक्सपेंडिचर्स हैं सबको बढ़ा दिए गए हैं। स्टेट्स में जैसे 28 लाख को बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है, उधर लोकसभा इलेक्शन में भी बढ़ा दिया गया है। तो एज इट इज़ जैसे वर्चुअल जो रैलीज़ होंगी, वर्चुअल जो भी इलेक्शन कंडक्ट होगा उसमें भी सभी को अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद में जो भी है सारा एक्सपेंडिचर डालना पड़ेगा, जो भी अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, डिपॉजिट करने के बाद में उसकी मॉनिटरिंग होगी बाकायदा। तो अब इसमें बेसिकली ये है कि जो भी वर्चुअल मोड में होगा, जो फिज़िकल मोड में जैसे भी होता था उसी तरह से मॉनिटरिंग, उसी तरह से सुपरविज़न इलेक्शन कमीशन का रहेगा। अब इसमें देखिए द कैंडिडेट वुड हैव टू, ये वाला जो ये देखिए, द कैंडिडेट वुड हैव टू अप्लाई फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी विच यूजुअली गिव प्री सर्टिफिकेशन फॉर एडवर्टीजमेंट। मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन एक कमेटी, मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई है कि आपको एडवर्टीज़मेंट कैसे देना है, आपको कैसे मतलब पेपर में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे आपको प्रोजेक्ट करना है, वो सब आपको अप्रूवल होगा उसके बाद ही आप कर पाएंगे। फिर इसके बाद में कि जो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म में खर्चा ज़्यादा आएगा, इसी वजह से 28 लाख से बढ़ा के हमने इसको 40 लाख कर दिया है, तो दिक्कत क्या है? तो the reason for this was the increased expenditure on digital campaigning during the pandemic।
तो बेसिकली यही है। और सब अभी जैसे और भी पार्टीज़ को दिक्कत भी आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 2020 में बिहार इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था सक्सेसफुली, तो एक लोगों के लिए मॉडल भी है सीखने के लिए। तो अब अगली न्यूज़ पे आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। इसमें यह है नेक्स्ट पेज पे, इंडिया टॉप्स श्रीलंका टूरिस्ट लिस्ट। अब ये देखिए, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, टूरिस्ट लिस्ट है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट है, आते जाते रहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि श्रीलंका इंडिया का नेबर कंट्री है। अब नेबर कंट्री है तो नेबर कंट्री के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं एक एक चीज़ों से मायने रखते हैं। टूरिज़्म किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा एफडीआई का वो इनकम का सोर्स होता है। अब देखिए, इंडिया में जैसे आप पढ़ेंगे कि 2019 अप्रैल में एक श्रीलंका में एक टेरर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद में जितना भी टूरिज़्म था सब वहाँ पे कोलैप्स हो गया। तो अब धीमे धीमे फिर से रिकवरी हो रही है। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस अच्छे करने के लिए बहुत सी कोशिश होती रहती है, बट होता क्या है कि फिर चाइना का इंटरवेंशन हो जाता है बीच में, या फिर उसके अपने इंटरेस्ट हैं। तो लेकिन इंडिया चाहता है कि रिलेशन अपने नेबर कंट्रीज से बना के रखे। और ये जो स्टेप है टूरिज़्म का, कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसके देश में टूरिस्ट कम आए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं इनकम के, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया टॉप श्रीलंका टूरिस्ट अराइवल इन दिसंबर एंड द एंटायर ईयर अकॉर्डिंग टू द डाटा पब्लिश्ड बाय द श्रीलंकन टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ये है कि 2021 में दिसंबर में एक डाटा पब्लिश किया गया वहाँ के टूरिस्ट डिपार्टमेंट में। वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले इंडिया से थे। और इंडिया से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उसके बाद में सबसे ज़्यादा रशिया से है, फिर यूके से है, लेकिन जो मेजर पार्ट है अबाउट 42% इंडिया से टूरिस्ट गए हैं। अब टूरिस्ट गए हैं तो भाई कोई भी देश नहीं चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको बढ़ाने में ये स्टेप मदद करता है, और ये करेगा भी। देखिए, क्योंकि अब वहाँ फिर करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटी देंगे इंडियाज़ के लिए। जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग करने इंडियंस जाएंगे तो उनको और फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि ये इनकरेजमेंट मिले। रामायण ट्रेल, अब आपको पता ही है कि रामायण हम लोग जो पढ़ते हैं वो सीधा श्रीलंका से कनेक्टेड है। लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ घूमने जाते हैं। तो ये है। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं। ये इसमें कुछ खास नहीं है, बट ये जान लीजिए कि LCA क्या है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये हॉल बनाती है। इसमें बेसिकली अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो हॉल ने बोला है कि इस ईयर के एंड तक हम लोग 10 LCA डिलीवर कर देंगे एयरफोर्स को। बस ये मान लीजिए, इम्पॉर्टेंट बस इतना ही है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक क्या कहते हैं, हॉल द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट है, ये सबसे लाइट है। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर अगर हम लोग आते हैं, हाँ ये थोड़ा सा जान लीजिए। ये डायरेक्टली तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको नोट डाउन कर भी लेना चाहिए और जानना चाहिए। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ILPS इन मणिपुर। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये ILPS होता क्या है। ये आप लोग, अब देखिए विजिबिलिटी बढ़ गई होगी। इनर लाइन परमिट्स इन मणिपुर, इनर लाइन परमिट सिस्टम इन मणिपुर, ये है क्या? ये बेसिकली होता क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह के स्टेट्स हैं। वहाँ पे ILPS सिस्टम वहाँ पे ऑलरेडी फोर्स में है, एग्जीक्यूट करती है वहाँ की गवर्नमेंट। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, मतलब पूरे स्टेट में नहीं लागू होता है, बट कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे हैं, कुछ इंडिजीनियस ट्राइब रह रहे हैं, जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है बाहरी लोगों से, तो वहाँ पे ये लॉ लागू रहता है। अब जैसे मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे क्या होता है, जैसे इस जो भी एरिया ILPS डिक्लेयर हो जाता है उसमें वहाँ पे कोई भी आउटसाइडर वहाँ पे उस एरिया में जाने से पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, और वो कितने दिन वहाँ पे स्टे करेगा ये भी उसको पहले से वहाँ पे नोटिफाई करवाना पड़ेगा। और नोटिफाई करवाने के बाद में जब वो परमिशन उसका डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद उसको वो जगह छोड़नी पड़ेगी।
ठीक है। तो ये इनर लाइन परमिट सिस्टम है, ये बेसिकली जो ये करंट गवर्नमेंट है इसने मणिपुर में एग्जीक्यूट किया हुआ है। वहाँ के लोकल जो लोग थे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि बाहर के लोग आते हैं, हमारा जो लोकल कल्चर है या लोकल हमारा जो भी मतलब हमें थ्रेट्स होती है बाहर के लोगों से, क्योंकि हर आदमी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। तो हर कोई चाहता है, तो वहाँ काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी, तो इस करंट गवर्नमेंट ने इसको मान लिया और वहाँ पे ILPS सिस्टम को लागू कर दिया। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि भाई कुछ वहाँ पे जो ग्रुप हैं, एक अमारा बंगाली ग्रुप है मणिपुर में, वो वहाँ पे क्या है कि मतलब ये वेस्ट बंगाल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली मणिपुर में नहीं है, मतलब ये आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन है। इसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो बेसिकली वो चलता रहेगा कोर्ट, लेकिन ILPS क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ लागू है और ये कैसे काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बस इतना इम्पोर्टेंट है इस न्यूज़ में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अगेन ये आ गया ना कोरोना। अब आज की न्यूज़ में पॉलिटिकल और कोरोना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और इस सब न्यूज़ को सिर्फ न्यूज़ की तरह मत लीजिए, आप लोग थोड़ा सा अवेयर भी रहिए। अवेयर इसलिए भी रहिए क्योंकि इसका अभी आप आगे देखेंगे, आर्टिकल इसी में दिया हुआ है कि इसका जो म्यूटेशन रेट है बाकी जितने भी वेरिएंट हैं सभी से 17 गुना ज़्यादा है। बाकी 2 या 3 गुना ज़्यादा है, ये 17 गुना ज़्यादा है। और जिसकी म्यूटेंसी अलग अलग म्यूटेंसी रेट्स हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स में इसको नापते हैं, तो इसका एक वर्ज़न है वो 35 गुना ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है बाकी और वर्ज़न से। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और घर वालों का भी ख्याल रखिए, और जितना से कम हो सके आप लोग बाहर निकलिए, अपना ख्याल रखिए। अब इसमें न्यूज़ में कुछ नहीं है, बस पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, कोरोना बढ़ रहा है, तो लोगों को बस गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी है अपना ख्याल रखने के लिए, और कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये, यूज़ ओनली कोवैक्सीन फॉर 15 to 18। अब जैसे आपको पता है 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन है वो चालू हो गया है। अब वैक्सीनेशन चालू हुआ है तो अब कौन सी वैक्सीन लगेगी, क्योंकि जो वैक्सीन थी अडल्ट्स के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन अब बच्चों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि ओनली कोवैक्सीन विल बी यूज्ड एज वैक्सीन। तो ये वाला है, तो इसको मतलब कोवैक्सीन है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए भाई। आपके घर में कोई बच्चा भी है या कुछ भी, किसी भी तरह का मेडिकल नेग्लिजेंस ना हो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है पेज नंबर कौन सा है ये, पेज नंबर 9 में, हाँ पेज नंबर 9 में ये है, घड़ियाल टू रिटर्न टू ओरंग नेशनल पार्क। अब इसमें कुछ PT पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्चुअल न्यूज़ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहली इसमें न्यूज़ बेसिकली ये है कि जो ओरंग नेशनल पार्क है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसका जो पुराना नाम था राजीव गांधी इसमें यूज़ था, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, तो राजीव गांधी इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है ये न्यूज़, और ये देखिए राजीव गांधी प्रीफिक्स सितंबर 21 में ड्रॉप द राजीव गांधी प्रीफिक्स टू ओरंग गिवन बाय कांग्रेस गवर्नमेंट। अच्छा, अब इसमें न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका एरिया बढ़ाया जा रहा है। अब एरिया बढ़ाया जा रहा है तो क्यों बढ़ाया जा रहा है, इससे फ़ायदा किसको किसको होगा? देखो, एक जो घड़ियाल वाइप्ड आउट फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन 1950s। दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर में, अब ये जो ओरंग नेशनल पार्क है यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर इसके पास से निकलती है। अब इसका एरिया अगर बढ़ा दिया जाएगा तो घड़ियाल जो एक तरह से विलुप्त सी हो गई घड़ियाल प्रजाति, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन के लिए यूज़फुल रहेगा, गंगेटिक डॉल्फिन है जो, उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, घड़ियाल के लिए रहेगा, टर्टल्स हैं उनके लिए रहेगा, तो ये हो जाएगा। अब इसमें PT पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहाँ है, ये आसाम में है। ठीक है, ये देखिए ये आसाम में है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसके पहले प्रीफिक्स राजीव गांधी यूज़ होता था, फिर वो हटा दिया गया, और क्या कहते हैं, अगले और भी अगर पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में ये है कि
आसाम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए. दिस कुड बी आस्क्ड इन योर पीटी एग्ज़ाम as well as not only in UPSC but as well as your one day exams, railway, SSC, PCS exams. This is very important information, तो you should know at least. अब इसमें इम्पॉर्टेंट मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है या पीसीएस के लिए ही है या मतलब सिर्फ एसएससी बैंकिंग, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है. ये दिस इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट दैट दे शुड नो दिस इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट. अब अदर नेशनल पार्क्स हैं. अब आसाम में कौन कौन सा, काजीरंगा है, मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, नमेरी है, डिब्रू सिखोवा है, रायमोना है, देंग पटकाई है. ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, ये याद होना चाहिए. नॉट ओनली यू शुड नो बट एटलीस्ट यू शुड लर्न दिस बाय हार्ट. तो अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं. तो अब इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ आ गई है. कजाकिस्तान फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ हेल्ड. अच्छा, कल के न्यूज़पेपर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कजाकिस्तान में अनरेस्ट चल रहा है, तो वहाँ पे जो CSTO जो ग्रुप बना लिया है वहाँ के 5 से 6 नेशंस ने, वो वहाँ गए थे पीस कीपिंग के लिए. तो ये वाला जो ग्रुप है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे लोग गए थे रशिया के लीडरशिप में. तो वहाँ पे इन्होंने कंट्रोल लिया है. तो और वहाँ पे जो करीम मशीमोव हैं, मतलब वो बेसिकली वहाँ के जो पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इनको उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया है, ये वहाँ के सिक्योरिटी चीफ थे इंटेलिजेंस के. तो इनकी स्थिति ये थी कि संदिग्ध पाई गई है, तो इनको वहाँ पे डिटेन कर लिया गया है. अच्छा, वहाँ पे अनरेस्ट चल क्यों रहा था? बेसिकली ये पॉलिटिकल ज़्यादा था. जैसे होता है ना कि कुछ एंटी नेशन ग्रुप रहते हैं, उनको एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी करना है. तो बट जो इमीडिएट कॉज था, जो विजिबल कॉज था, वो बेसिकली यही था कि डेमोन्स्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री बिगेन एज ए रेस्पॉन्स टू ए फ्यूल प्राइस हाइक बट स्वेल्ड इनटू ए ब्रॉड मूवमेंट अगेंस्ट मिस्टर टोकाइक्यूज गवर्नमेंट. तो ये है. तो बेसिकली अभी वहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला है कि नहीं, अब स्थिति बेहतर है और यहाँ पे जो मेन जो कल्प्रिट था उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है. ठीक है. अब अगली न्यूज़ जो है, US ट्रेड चीफ एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर लुथानिया. अब इसमें क्या है कि बेसिकली ये अभी फुल फ्लेज जब आर्टिकल आएगा, बट इसको करेंटली ये जान लीजिए कि US ने लुथानिया जो कंट्री है, लुथानिया में US ने सपोर्ट एक्सटेंड किया है और किया है यूरोप ने भी. बेसिकली लुथानिया यूरोपियन कंट्री है. तो वहाँ पे चाइनीज़ ने थोड़ा सा एक ट्रेड को लेके एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है लिथुआनिया पे. तो USA और यूरोपियन यूनियन ने ऐसे गुडविल जेस्चर इसको थोड़ा सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है, और मतलब ताकि उसको किसी भी तरीके का एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट ना हो या फील हो. तो अब इसमें जब फुल फ्लेज इंटरनेशनल न्यूज़ आएगी, अभी तो एक शॉर्ट क्लिपिंग्स टाइप न्यूज़ है, डे टू डे डेवलपमेंट वाली. बस अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए कि लुथानिया और USA का इशू क्या है, चाइना उसमें इंटरवीन कर रहा है, बस इतना जान लीजिए. बाकी फुल फ्लेज आएगा 1 से 2 दिन में, तब हम लोग वो डिस्कस करेंगे. अगली न्यूज़ है मालदीव विंग्स की डील विद चाइना. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई? ये भी डे टू डे न्यूज़ ही है, बट मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो यू शुड एटलीस्ट कीप योर आई ओवर दोज इश्यूज़ और डेवलपमेंट. अब इसमें क्या है कि मालदीव ने चाइना के साथ एक डील की है. अब डील जनरल है. अब उसमें डील क्या है कि मतलब मालदीव मतलब इसमें developing and maintaining infrastructure in the Indian Ocean archipelago besides agreeing on a visa-free travel arrangement for Maldivian intending to travel to China. अब देखिए ये इम्पोर्टेंट, चाइना क्यों चाहता है ऐसा? क्योंकि इन चाइना का एक्सेस इंडियन ओशन में डायरेक्टली है नहीं, इसीलिए वो जगह जगह अपना बेस क्रिएट करना चाहता है. अब बेस क्रिएट कैसे होगा? बेस क्रिएट ऐसे होगा
कि जब वो इंडियन ओशन में जो भी छोटे छोटे ये आइलैंड कंट्रीज, मालदीव है, श्रीलंका है या भूटान, मतलब जितने भी हैं सब, उसमें अगर ये अपना बेस क्रिएट करे, उनको इतना लैंड कर दे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इकोनॉमिक प्रेशर, जिसके कारण ये सब देश जो हैं चाइना का अगेंस्ट नहीं जा पाते। अभी जैसे ये सब डील हो गई है तो अब कितना भी नहीं इंडियन ओशन में एक प्रेजेंस के लिए चाइना काम कर रहा है। तो अब इसमें क्या है, मालदीव्स के जो सिटीजन्स हैं वो चाइना जा सकते हैं, अब उनके लिए फैसिलिटेट कर दिया है उसने, चाइना ने। तो ये सब है। अब हुआ क्या है, एक डेवलपमेंट और है कि इसमें द टू गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। ये इसमें क्या किया है कि ये वाली जो न्यूज़ है, इसमें जितनी भी न्यूज़ है, मैंने ज़्यादातर न्यूज़ को हाईलाइट इसलिए कर दिया है जिससे कि आप अगर बाद में स्क्रॉल डाउन करें तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएं। ठीक है, बाकी मैं समझा तो दे ही रहा हूँ, बाकी आप लोग बाद में एक मतलब एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कर दिया है। तो इसमें बस ये है कि इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन है, ग्रांट और एड है, वही मैंने बोला इकोनॉमिक एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये सब करते रहते हैं सब। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। चाइना ऑल्सो एग्री टू बैक इस सी वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट एंड कॉपरेट इन द हेल्थ सेक्टर। अब मालदीव के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री में क्या है कि वहाँ मैक्सिमम जो वाटर है वो सैलिन वाटर है। अब सैलिन वाटर जब होता है तो वहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की ही होती है। अब पानी की दिक्कत है तो अब पानी की दिक्कत कैसे दूर हो गई, डिसैलिनेशन प्लांट लगे वहाँ। जैसे इंडिया ने कुछ समय पहले वहाँ पानी भेजा था, तो इंडिया ने भी कॉपरेट करता रहता है, क्योंकि इंडिया भी नहीं चाहता है उसका नेबर किसी भी रीज़न से मतलब चाइना के नज़दीक चला जाए या उससे दूर चला जाए इंडिया से। तो ये हुआ, ये सब प्लांट अब चाइना सारे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इंडियन ओशन में उसका प्रेजेंस बना रहे। अब इसमें एक चीज़ और डेवलपमेंट है, माना जा रहा है कि इंडिया की जो मिलिट्री वहाँ पे है मालदीव में, उसको माना ये जा रहा है कि ये जो मिलिट्री है इसको इंडिया आउट कैंपेन अमंग सेक्शंस विद इन द मालदीव दैट ओपोज इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस। जैसी विज़िट इसकी मिस्टर वांग्स की विज़िट हुई थी, वैसे ये माना जा रहा है कि जो इंडियन मिलिट्री है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं चाइना भी नहीं चाहता है कि इंडिया का प्रेजेंस रहे, क्योंकि इंडिया का प्रेजेंस रहेगा तो उसका खेल उतना ईजी तो हो नहीं पाएगा ना। ये देखिए, ये सारी की जो न्यूज़ है आप इसको बाद में पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। तो बेसिकली अगली न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें आ जाते हैं हम लोग। अब साइंस एंड टेक, अब संडे है, संडे को एक साइंस एंड टेक का इम्पोर्टेंट सेगमेंट आता है। हर दिन कुछ ना कुछ रहता है, तो आज बेसिकली एडिटोरियल्स नहीं रहते हैं पर साइंस एंड टेक का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रहता है। अब इसमें नोट डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, बट जस्ट क्रिएट योर व्यू कि कैसे ड्रग कंपनीज़ हैं, कैसे कंट्रोल करती हैं चीज़ों को। अब इसमें क्या, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम ड्रग रेगुलेटर्स, कोविड-19 टास्क फोर्स। अब इसमें है क्या, ऑन ए फ्यू ओकेजन द नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स हैज़ रिफ्यूज्ड टू include drug and vaccine that have been granted an EUA by regulator। अब EUA है क्या, EUA बेसिकली इमरजेंसी यूज्ड अप्रूवल है। ये जो है सब कुछ इसी के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल। बेसिकली मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये एक टाइमलाइन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल में, कब किस ड्रग को अप्रूवल दिया है, फिर उसके बाद में बिना सोचे समझे उसका अपना अप्रूवल वापस ले लिया है, फिर दूसरे ड्रग को दिया है, ऐसे करके दिया है। तो बेसिकली होता क्या है, जब कोविड आया था तो बहुत सारे ड्रग थे नहीं, तो जब ड्रग नहीं थे तो जो भी ड्रग थे भी उनने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग या डाटा उनके पास नहीं था कि वो ये कर पाए कि ये फुल प्रूफ ड्रग है। तो गवर्नमेंट ने समय समय पे ड्रग्स को अप्रूव भी किया, ड्रग को अप्रूव बाद में पता चला कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर उसको डिसअप्रूव कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इसको आपको याद कुछ नहीं करना, ना ड्रग का नाम याद करना है, कुछ नहीं है, बट कभी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यू क्रिएट कर लेना चाहिए, ठीक रहता है। अब इसमें ये देखिए, ये वाला जो हाईलाइटेड वाला ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR डॉक्टर बलराम भार्गव सेड Molnupiravir has major safety concerns and therefore was not included in the national protocol for treatment of coronavirus। मतलब ऊपर ये दिया हुआ है, इन्होंने मतलब इसको अप्रूव किया होगा, फिर इसके बाद में इन्होंने वापस कर लिया। वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस ड्रग हैज़ मेजर सेफ्टी कंसर्न्स, इट कैन यूज़
tetogenicity, mutagenicity, cartilage damage, and can also be damaging to muscle. Contraceptions will have to be used done for 3 months for male and female if this drug is used. अच्छा, इसमें बेसिकली बता देता हूँ, इसमें बेसिकली क्या है, ये जितने ड्रग के 2-3 नाम है इन्होंने बैन करना पड़ा। अब उसमें क्या है कि बैन क्यों किया, ये है कि इसमें कॉन्ट्रासेप्शन मेल को या फीमेल को देना चाहिए। क्यों, अगर उस पीरियड जब वैक्सीन लगाया है उस पीरियड में अगर वो किसी भी तरीके से मतलब अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें कई तरीके के बीमारी आ जाएगी, उसमें मतलब इंजरीज हो सकती है, मतलब उसमें बच्चे को मतलब लाइफ लॉन्ग डिजीज़ हो सकती है। तो अब ये आफ्टर इफेक्ट कब पता चलता है, क्योंकि कोई भी ड्रग जब मार्केट में आता है तो मार्केट में आने से पहले पूरा रिसर्च होता है उसके पीछे। अब रिसर्च होने के बाद में तभी वो ह्यूमन ट्रायल के बाद फिर वो जनरल पब्लिक में वो लॉन्च किया जाता है। पर कोरोना आया तो इतना ज़्यादा टाइम था नहीं, इस जो मेडिकल जो कंट्रोल बॉडी है उसके पास भी टेस्ट करने का टाइम नहीं था, तो उसने क्या अप्रूवल दे दिया, फिर वापस ले लिया, फिर दे दिया, फिर वापस ले लिया, ऐसे करके। और ऐसा पहली बार नहीं है, मतलब कई ऐसे ड्रग के साथ हुआ है। अब इसमें EUA का मतलब क्या है, इमरजेंसी में है। इमरजेंसी में कोई भी अप्रूवल दे देना बिना ट्रायल के, ये है देखिए। अब जैसे ये क्या है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स हैज़ रिफ्यूज टू इंक्लूड ड्रग्स वैक्सीन्स ग्रांटेड एंड EUA बाय द रेगुलेटर्स। ठीक है, अब ये क्या है, EUA अप्रूवल। अब ये सब है। अब इसके बाद में फिर अगला है, तो बेसिकली इसमें तरह तरह का जितना हाईलाइटेड है, मतलब ये ड्रग है। अब जैसे एब्सेंस ऑफ डाटा, अब इसमें माना जा रहा है कि आपने बहुत सुना होगा कि जब वो आया था तो आइवरमेक्टिन हो गया, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन हो गया और कॉन्वासेलेंट हो गया, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब जो है इलाज के तौर पे ICMR ने बोला था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मिड मई में लास्ट ईयर आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन को हटा दिया गया। ये देखिए क्यों हटा दिया गया, क्यों, क्लिनिकल ट्रायल हुआ नहीं था। फिर जब उनको पता लगा, जब ड्रग दे दिया गया लोगों को, तो उनका कुछ साइड इफ़ेक्ट पता लगा तो उसको ड्रॉप कर दिया। आइवरमेक्टिन आप देखते होंगे टीवी में भी, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन देते होंगे। तो ये सब मतलब हिट एंड ट्रायल वाला केस है। तो मतलब ये है कि देना, ये कहते हैं ना, ये दिया हुआ है कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स, सॉरी, ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल इसमें बेसिकली वही है कि आप बिना ट्रायल के आप दे रहे हो, बिना ट्रायल। अब इसके बाद में जब साइड इफ़ेक्ट हो गया तो मतलब यू आर ट्रीटिंग ह्यूमंस एज ए लैब रैट, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर वो आप नॉलेज के लिए है कर लीजिए, उसमें कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाना है। अच्छा, ये है बेसिकली ओमिक्रॉन एपिडेमिक। अच्छा, ये जो लास्ट में आप जो वो पढ़ेंगे, मैंने जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ये हम लोग जो लास्ट में करते हैं ना वोकेबलरी के लिए, तो उसमें देखिए मैंने जैसे ये है, अब कि बहुत लोगों को तो आता होगा, बहुतों को जो नहीं आ रहा है इट्स ओके, यहाँ मैंने ये वर्ड आगे डील किया हुआ है, तो लास्ट तक आप लोग उसको ज़रूर देखा करिए। आपको 1 या 2 वर्ड का भी अगर फ़ायदा होगा, दैट विल इनरिच योर वोकेबलरी। तो जो न्यूज़पेपर में जो वही मैं यूज़ ही करता हूँ, जो हेडलाइंस में रहती है, जो रेगुलर यूज़ रहती है और डे टू डे यूज़ में काम करती है। अच्छा देखिए, ये न्यूज़ में क्या लास्ट टाइम बोल रहा था ना पिछले आर्टिकल में, कि ये जो म्यूटेशन है ये और बाकी वेरिएंट से कितना ज़्यादा घातक है। ओमिक्रॉन डिसीज इज़ ए माइल्डर वर्जन ऑफ कोविड-19 विथ वुहान D614G और अल्फ़ा, इतना ये ठीक है। ओ सो अच्छा, ये नहीं है वो, रुको वो अगला है, मैं अगला नहीं, इसी के जस्ट नीचे ही है, सॉरी, ये वाला है। सिम्टम्स क्या है, थ्रॉट मतलब सोर थ्रॉट, नेशनल डिस्चार्ज, ये देखिए इसमें ऑक्सीजन लेवल तो नहीं गिरता है बट खांसी जुकाम ये सब हो जाता है। अब ये इसका जो म्यूटेशन है ये देख लीजिए, while earlier variants have 8 to 9 mutation on the SI portion, Omicron has 32 to 37 in different studies। तो इसको हल्के मत लीजिए आप लोग, इसका म्यूटेशन लेवल इतना ज़्यादा है कि मतलब इसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, इसका पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। अगली देखिए, ओमिक्रॉन हैज़ 15 म्यूटेशन वाइल अदर हैज़ 1 to 3 म्यूटेशन। तो आप लोग अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। और चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
अच्छा, ये एक जानकारी के लिए है, ये देखिए, ये हो सकता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है वैसे। और कैन माइक्रोब्स, ये कैन माइक्रोब्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन डार्क? भाई, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए एक मेन जो कैटालिक फैक्टर होता है वो क्या होता है? सनलाइट। अब सनलाइट अगर मतलब डार्क होगा, सनलाइट नहीं होगी, तो क्या माइक्रोब्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ये यहाँ पे एक स्टडी है। स्टडी में बेसिकली ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, तो इस रिसर्च में ये पाया गया कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो अंडर द सी, जहाँ पे सनलाइट का पेनिट्रेशन नहीं होता है, तो वहाँ भी ये माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि वहाँ ऑक्सीजन होती है। अब इसमें देखिए, ये बताता, साइंटिस्ट से देयर वुड बी नो ऑक्सीजन ऑन अर्थ वेयर इट नॉट फॉर सनलाइट। अब इसका अगला पार्ट जो है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस विदाउट सनलाइट पॉसिबली डीप बिलो द ओशन सरफेस। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड सम ऑफ द इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर कॉलम प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन अनएक्सपेक्टेड। अब इसका मतलब अगर ये माइक्रोब्स हैं तो ऑक्सीजन है, तो मतलब ये एक रिसर्च है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो ही, वो सनलाइट होगी तभी ऑक्सीजन होगा, इसके बगैर भी होता है। अब नाइट्रोजन साइकिल है। अब इसमें एक माइक्रोब मिला है, नाइट्रोसोफिमुलस मेरिट्यूमस एंड इट्स क्विसाइंस ऑल्सो अमोनिया ऑक्साइडाइन। मतलब ये क्या है कि ये नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये इसको क्या करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन है तभी तो नाइट्रोजन साइकिल एक्सिस्ट कर रही है। तो बेसिकली ये है कि ऑक्सीजन बिना सनलाइट के भी रहती है। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, देख लेते व्हाट इज़ द रोड मैप। आज का न्यूज़पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बेसिकली आपके व्यू डेवलप करने के लिए तो बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ द रोड मैप फॉर वैक्सीनेटिंग टीनेजर्स। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, इसमें मतलब कोई नोट नहीं बनाना है। 8 जनवरी को 15 से 17 साल के जो भी बच्चे हैं, 30.8% जो हैं पोर्टल में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। दिस इज़ ए ह्यूज फिगर। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब आप जानकारी के लिए आपको ही पता होना चाहिए, और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत भी की है कि आपको पता होना चाहिए। डू चिल्ड्रन नीड टू गो वैक्सीन? मतलब जैसे एक WHO की एक स्टडी थी पिछली बार, उन WHO के हिसाब से ये था कि मतलब ये जो कोरोना वायरस है ये बच्चों को अफेक्ट नहीं करता है, ये अडल्ट्स को ही ये अफेक्ट करता है। तो फिर पेरेंट्स ने बड़ा कंसर्न किया कि मतलब बच्चों को जब असर करता ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है फिर मतलब बच्चों को ये वैक्सीनेट कराने के लिए। तो फिर बेसिकली यही हुआ ही। और तो WHO ने सीरियसली ये बोला है कि देखिए, इसमें ठीक है, आप कोवैक्सीन इसीलिए हम लगवा रहे हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, अब साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो ये पेरेंट्स का पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी उनका पावर है, या उनका पूरी सहमति से ही बच्चों को कोवैक्सीन लगवाना है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और कोवैक्सीन एज सच इज़ एब्सोल्युटली सेफ सिंस इट्स यूज एन इनएक्टिवेटेड वायरस। एफिकेसी ऑल्सो रेस्ट इन द नंबर ऑफ डोजेज वन गेट्स, द मोर मीन्स बेटर प्रोटेक्शन। मतलब जितना अगर सारे डोज आप लगवाते हैं तो ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगा, कम लगवाएंगे तो प्रोटेक्शन अकॉर्डिंगली कम रहेगा। तो मतलब ये है कि वैक्सीन लगवाना है, कोवैक्सीन वो भी। अगला ये है कि क्वेश्चन कि डज द वैक्सीन हैव साइड इफ़ेक्ट्स? As with adults, post-vaccination side effects in adolescents reported so far included fever, headache, body ache, and heaviness or pain in the injected arm. Major adverse effects following immunization have not been recorded so far. Meanwhile, Bharat Biotech used a statement. बेसिकली ये है कि क्या वैक्सीन लगवाने का साइड इफ़ेक्ट है? तो जैसे बहुत लोग है ना वैक्सीन लगवाएंगे, बहुत एक तरह का र्यूमर उस समय चल रहा था जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो ये था कि बहुत तरह का र्यूमर था कि वैक्सीन लगवाने से कोई मर जा रहा है, किसी को कोई
ऑर्गन फेलियर हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने रिफ्यूट किया ऐसा नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला भारत बायोटेक ने कि देखो उसमें आफ्टर इफेक्ट्स तो हैं, वो बेसिकली साइड इफ़ेक्ट के नाम पे जैसे ये है कि हेडेक हो गया, फीवर हो गया, हैवीनेस लग रहा है, जहाँ इंजेक्शन के साथ में लगा है उसमें थोड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे बच्चों के लिए क्या है कि बच्चे जैसे बेसिकली आर्टिकल बच्चों का ही है, तो अब जैसे बहुत से उन्होंने बोला कि स्टडीज़ आई हैं कि सेंटर्स पे लोग बोलते हैं पैरासीटामोल खा लो, बट उन्होंने बोला गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्लिनिकली पैरासीटामोल नहीं खानी है। मतलब ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं, आप खा रहे हो तो कोई वो आपका मर्जी है, लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको पैरासीटामोल खानी ही खानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पैरासीटामोल या कोई पेन किलर या कुछ भी इस तरह का खाना रिकमेंडेड नहीं है गवर्नमेंट, मतलब इस तरह से। तो बेसिकली यही है कि सेफ़ है, आपको लगवाइए। और जो भी बच्चे आपके घर में हैं आप ज़रूर उनको कोवैक्सीन ही लगवाइए। ठीक है। अब अगला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऐसा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैन ऑनलाइन बाइंग ऑफ वुमेन बी पनिश्ड, जो अभी बहुत दिनों से चल रहा है, बुल्ली भाई और सुल्ली डील, पता नहीं क्या क्या सब चलता रहता है। तो ये सब उससे रिलेटेड है, क्या पनिश होगा नहीं होगा, मतलब बेसिकली एंटी सोशल है। अच्छा, ये क्या नूर सुल्तान नजर, ये बायोग्राफी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जेंडर जस्टिस, ये आयशा मलिक, ये बेसिकली हैं क्या कि पाकिस्तान में फ़ीमेल जज बन गई हैं, तो इसीलिए भाई पाकिस्तान देश है, उनके अला जज, मतलब ये आर्टिकल एक्चुअली वो डिज़र्व करते हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब वुमेन को लेके इतना ज़्यादा एक डिफरेंट ही व्यू रहता है, तो वहाँ पे तो बड़ी न्यूज़ है ही। तो या पढ़ लीजिए, मतलब इसमें कोई आपके एग्ज़ाम से कोई रिलेटेड नहीं है। अब ये अगली बिजनेस न्यूज़ है, ये बस कोर्ट ऑर्डर्स जनरल मोटर्स यूनिट्स टू पे 50% वेजेस। मतलब बेसिकली मतलब और वहाँ के जो लेबर्स हैं उन्होंने एक कोर्ट में पिटीशन डाली थी। बेसिकली जनरल मोटर्स, ये आपको जानना चाहिए कि जनरल मोटर कहाँ की कंपनी है। जनरल मोटर बेसिकली अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में यूनिट उसका पुणे में बना हुआ है। तो लेबर्स को ओवर एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक लेबर कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। अब पिटीशन डाली गई है तो कोर्ट ने बोला है कि जब तक ये कोर्ट डिसबर्स नहीं हो जाता है तब तक आपको 50% सैलरी देनी पड़ेगी। तो यही है सारा। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट हो गया है। मेरे ख्याल से आज की सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई है। और चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले, अपना जो सेगमेंट है इम्पॉर्टेंट जो वोकेबलरी है उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस हम लोग देखते हैं अगले जो 5 इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है। हाँ, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है, जो 5 वर्ड्स हम लोग लेके चलने वाले हैं, तो सबसे पहला मैं आप लोग देखेंगे अभी जो सारी न्यूज़ बताई है ना, सब आपके न्यूज़पेपर से ही है। सबसे पहला है डिसेप्शन, धोखा देना। मतलब किसी को मतलब किसी भी, ये हमारी जो चाइना वाली न्यूज़ है, मालदीव चाइना वाली, ये न्यूज़ उससे है, धोखा देना। अगली न्यूज़ है एक्सीड, पसीजना। पसीजना मतलब होता है कि जैसे इसका अपोजिट अगर देखेंगे तो एब्जॉर्ब, एक्सीड का अपोजिट एब्जॉर्ब। एक्सीड मतलब होता है कि जैसे पसीजना मतलब जैसे कोई भी चीज़, जैसे वाटर बॉटल है, अब जब वो ठंडी बॉटल होती है तो उसमें बाहर आप देखते हैं वाटर बबल्स आ जाते हैं, तो पसीजना उसको बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ देना, मतलब कि पसीज जाता है, जैसे जैसे सीलन आ जाए जैसे दीवार में, उस तरह से। हियाटस, ये देखिए जो आज न्यूज़ है मैंगो एक्सपोर्ट वाली यूएसए की, हियाटस खाली जगह, ये उससे रिलेटेड है न्यूज़ आपकी। एपिडेमिक, एपिडेमिक ये आज की न्यूज़ रिलेटेड कहाँ है, आज बोला ना कोरोना महामारी, तो ये एपिडेमिक महामारी को बोलते हैं। अब पूछा जाए कि इज़ कोरोना एन एपिडेमिक, ओमिक्रॉन इज़ एन एपिडेमिक और पैंडेमिक, तो एपिडेमिक है ये। मतलब ये डिस्कोर्स है, पब्लिक डिस्कोर्स में है ये। रॉयल्ड, मिलाना या घोलना, मतलब जैसे बोलते हैं कि रॉयल इट अप, मतलब मिक्स करना जैसे बोलते हैं, घोलना या मिक्स करना, तो उसको रॉयल्ड बोलते हैं। तो ये 5 वर्ड्स हैं, इसको आप लोग नोट डाउन डे टू डे किया करिए और इसको अपने वर्ड्स में यूज़ भी किया करिए। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको याद रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड। और ठीक है, थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और अगर इसमें कोई आपको लगता है कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।